हेलो, हेलो। हाँ जी एवरीबॉडी। सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास। सर पहली-पहली क्लास है। हाँ, और ये मेरा इंटरव्यू है। आपका इंटरव्यू है और क्या। पहली क्लास में पहले क्या होता था, पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ, कि टीचर ना चेक करता था कि स्टूडेंट को अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ाना है या नहीं। अब चीज़ें उल्टी हैं। खैर, चलो भाई नया-नया सिलेबस है, नई-नई चीज़ें हैं और हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिज़नेस लॉज़ एंड एथिक्स। बिज़नेस लॉ और एथिक्स, कुछ सुना है? नहीं, सबने सब अलग-अलग सुना है हमने, बिज़नेस अलग सुना है, लॉ अलग सुना है, एथिक्स अलग सुना है। एथिक्स तो सुना है सर, और बिज़नेस भी सुना है, लॉ भी सुना है, थोड़ा-सा पढ़ा भी है। जो लोग फाउंडेशन से आए हैं, ठीक है? तो उन लोगों के पास तो थोड़ा-थोड़ा पता है कि ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कुछ होता है, नेगोशिएबल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा-सा कंपनीज़ एक्ट पढ़ा होगा। कुछ लोग सीधा डायरेक्टली ग्रेजुएशन से आए होंगे, तो पहली चीज़ जो मैं अपनी क्लास में मान लेता हूँ ऑटोमैटिकली, कि आपको कुछ भी नहीं आता। ये करी ना बात, यस, मैं यही मान लेता हूँ हर क्लासरूम में, सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो क्या है, मैं यहीं पर मान लेता हूँ कि आपको पीछे आता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं आता है तो मैं तो यही अज़्यूम करके चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता। सो एवरी टाइम वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब सर बिज़नेस लॉ एंड एथिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट का नाम, है ना? इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लॉ क्या है? क्या है ये लॉ क्या है? लॉ क्या होता है? क्यों? पढ़ क्यों रहे हैं हम? क्यों पढ़ा रहे हो? कोई वजह होगी, हम तो सर सीएमए बनने जा रहे हैं यार, लॉ क्यों पढ़ा रहे हो हमारे को? लॉ, आज तक सर हमने लॉ सुना है सावधान इंडिया में, क्राइम पेट्रोल में, है ना? आईपीसी की सेक्शन ये, आईपीसी का सेक्शन वो, यही सुना है। ए, अब बात ये नहीं समझ में आ रही है कि हमारा काम तो प्रैक्टिकल का है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसकी नेसेसिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? देखो मेरे दोस्त, लॉ जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आईपीसी के सेक्शन नहीं है। हमारी पूरी ज़िंदगी में सुबह से लेके रात तक लॉ ही चलता है। ऐसा क्या? हाँ। ओके। अब आप उस लॉ को कहते हो या आप कहते हो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, सब चीज़ें हैं। देखो कैसे? अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा से ही देता आ रहा हूँ, न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा। देखो हम लोग सुबह उठते हैं, ठीक है? ऑफ़िस जाना है, भई रूल्स बने हुए हैं हमारे, है ना? ब्रेकफ़ास्ट करना है, टाइम से ऑफ़िस पहुँचना है। वहाँ पे ऑफ़िस वालों ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, अपने रूल्स बनाए हुए हैं कि आप अगर टाइम पे नहीं आए तो हाल्फ डे लग जाएगा। ये तो रूल है। यार लॉ क्या है? रास्ते में जब ऑफ़िस जा रहा होता हूँ तो मेरे प मुझे फ़ॉलो करने होते हैं ट्रैफ़िक रूल। हाँ, अगर ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो नहीं करूँगा तो कुछ आलम जो है, वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये जितने लोग यहाँ पर ये लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं अपनी, अगर ये लोग इस सड़क पे आ जाएँ तो? ऑपोज़िट साइड वाली सड़क पे चले जाएँ तो? सर हाल बेहाल हो जाएगा। येस, अभी कौन-सा अच्छा है? तो ये मेबी आप कह सकते हो, अगर कुछ लोगों ने मान लेते हैं चलो यहाँ पर पीछे एक रेड लाइट है, ठीक है? इस रेड लाइट को लोगों ने फ़ॉलो नहीं किया, आगे आके जाम लगा दिया। अब यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, इधर भी हैं, इधर से भी आ रहे हैं, हर जगह से ट्रैफ़िक जाम। अब ट्रैफ़िक ना हो सड़कों पे तो इसके लिए क्या होता है सर, हमारे पास रेड लाइट्स हैं, आपको बोला जाता है रुक जाओ। हाँ, आपको बोला जाता है अपनी लाइन में गाड़ी चलाओ, है ना? ऐसे साँप की तरह मत चलाओ। हाँ, तो बस पहली बात तो समझ में आती है कि भई ट्रैफ़िक जो है, वो पूरा का पूरा लॉ के हिसाब से चलता है। आपने बोला था ज़िंदगी में बहुत सारी जगह लॉ है। हाँ, हाँ, आपकी सेफ्टी लॉ के हिसाब से। आप एक सेफ जगह पर रहोगे, ठीक है? ये कौन बताता है? लॉ। स्टेट आपको एक सेफ जगह प्रोवाइड करती है, ये स्टेट की ड्यूटी है। आपको सेफ रखा जाता है। आपको फ्री में कोविड वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि हमें सेफ रखना स्टेट का काम है। ये तो कुछ ऊपर की बात हो गई। चलो ख़ैर एनीवेज़ कोई बात नहीं। अगली बात को समझो। अब ये आप लोगों ने धूम 3 देखी होगी। हाँ, तो सर ऐसे तो कोई भी ये 3 बंदे आएँगे, धूम, 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 है ना? ये 3 बंदे आएँगे और आकर बैंक लूट कर चले जाएँगे। कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है सर? लॉ है। लॉ क्या करता है? आपको सेफ रखता है। अगर किसी भी इंसान ने कोई गड़बड़ करी है तो दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। उनको पनिश किया जाएगा। लॉ यही तो कहता है। ऐसा थोड़ी है आपके घर में कोई चोरी करके चला जाए। एक इंसान ने दूसरे का मर्डर कर दिया, वो फ्री फ्री घूम रहा है। ऐसा तो नहीं होता। लॉ उसको पनिश करता है। हाँ, तो सर ठीक है। एक तो ये समझ में आया कि भई
सेफ्टी के लिए है और हमारी कन्वीनियंस के लिए है। और क्यों है लॉ? लॉ इसीलिए भी है मेरे दोस्त, वरना हर एक इंसान जो है अपने हिसाब से ही टैक्स भरता। ये चाचा कहते हैं मैं जीएसटी, जैसे आपकी क्लासेस पर जो जीएसटी है दैट इज 18%। ठीक है, कोई टीचर कहता है मैं तो 5% दूंगा, मैं कह देता मैं दूंगा ही नहीं। सरकार कहती है इनकम टैक्स भरो, तुम्हारा इनकम टैक्स पड़ता है 33 पॉइंट समथिंग परसेंट पड़ता है जैसे हम लोगों को। ठीक है, तो अब सरकार कहती है कि भाई ये तुम 33% भरोगे, मैं कहा चल बे चल, मैं तो पैसे नहीं दे रहा। तो टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूनिफॉर्मिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, आई मीन जीएसटी, आई मीन इनकम टैक्स। अगर हम लॉ नहीं मानते हैं तो इन लोगों का क्या होगा अभी? सर ये तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और इन लोगों के साथ क्या होगा? सर इनका चालान कटेगा। हाँ, सीधी सी बात है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आपने लॉ को नहीं माना तो क्या होगा? चालान कटेगा। आपने टाइम पे अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करी, टाइम पर इनकम टैक्स सबमिट नहीं करा, या अगर बात करें टीडीएस सबमिट नहीं करा, तो क्या होगा? चालान कट जाता है। रेड लाइट जंप करो, आगे खड़े होते हैं पुलिस वाले, आओ 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 आओ। तो जैसे ही मैं रेड लाइट जंप कर दूं गलती से, वो मेरे को देख के इतना खुश होता है, उसको लगता है पता नहीं मैं उसी को मिलने जा रहा हूँ, रोक लेता है, आ जाओ भाई साहब आ जाओ इधर, सर मेरी क्लास है। हाँ तो फटाफट चालान कटाओ और जाओ। ओके, तो टैक्सेस भी लॉ है। और लॉ में क्या है ना, हम एक इंसान लॉ नहीं बनाता, बहुत सारी जगहों पर पावर दी हुई है, बहुत सारे तरीके हैं। बट मैं आपको बताऊंगा लॉ बनता कैसे है। लॉ बनाना भी बहुत आसान है, घर में बन जाएगा हमारे। अच्छा चाय बना रहे हो ना तुम लोग? देखो, अब ये है हमारा फंडा। हमने पढ़ना है बिजनेस लॉ, यानी कि ऐसा लॉ जिससे क्या होता है, बिजनेस चलता है। बिजनेस चलता है मतलब, देखो चलो ऐसा समझते हैं कि मेरी एक दुकान है। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा बढ़िया मौसम हो गया, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाजर का हलवा बेचता हूँ। ठीक है, और गुलाब जामुन। सर वाह, मजा आ गया सर, अरे आगे तो सुन लो यार, मजा आ गया। अब इस गाजर का हलवा और गुलाब जामुन को बेचने के लिए मेरे पास सप्लायर भी आता है। सुबह सुबह मेरे पास जिस भी तरीके से गाजर का हलवा बनता है, ठीक है, मेरे पास सप्लायर भी है, मेरे पास कस्टमर्स भी हैं। और मेरे यहाँ पर जो गाजर का हलवा बनता है वो इतना फेमस है कि वो कंपनीज में भी जाता है, वहां भी लोगों को लंच में मिलता है, और इंडिविजुअल्स परचेज भी है, मतलब बी टू बी बी टू सी दोनों है। अब भाई सीधी सी बात है, मैंने मेरा ये मेरे कस्टमर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आप इनको गुड्स भी सेल करते हो। हाँ, और इनसे पैसे भी लेता हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये मुझे पैसे देगा। चेक से पेमेंट करते हैं ये लोग, मान लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ, अब मैं बनाता हूँ गाजर का हलवा, और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जुगनू। जुगनू और मैं, हम दोनों मिलकर पार्टनर हैं। जुगनू क्या बनाता है? गुलाब जामुन। पार्टनरशिप, दो लोगों की पार्टनरशिप है। सर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। अब ऐसे ही ये सारी चीजें कमर्शियल लॉज में आती हैं, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बिजनेस को करने के लिए सारी चीजें जरूरी है। कमर्शियल लॉ पेपर में 30 मार्क्स का आता है। अच्छा, ओके, एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिटेल में बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया कि बिजनेस को चलाने के लिए कैसे जरूरत है। आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देता है, इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ भी पैसे का लेन देन होता है, चीजों को खरीदा बेचा जाता है। हाँ, पर खैर अभी आगे चलता हूँ, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता। ऐसे ही इंडस्ट्रियल लॉ की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ईएसआई। घर में अगर कोई भी जॉब से रिटायर हुआ है तो आपको पता है उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। हाँ, उनको ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ जगहों पर ईएसआई भी मिलता है। सर वो कंपनी की साइड से इंश्योरेंस नहीं, नहीं ये सरकारी इंश्योरेंस है। वो मोदी साहब वाला नहीं, नहीं उससे भी अलग है। हर महीने आपकी सैलरी में से थोड़ा सा पैसा कटता है, और जिसके बदले में सरकार आपको इंश्योरेंस देती है। ऐसा क्या? हाँ, आपकी दुकान है चाहे आपका बिजनेस है, अब आपके यहाँ पर अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको चोट लग जाती है, ठीक है, उसका बेचारे का एक हाथ जो है यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, तो कह रहे सर आप टेंशन मत लो, वो ईएसआई पे कर रहा है, हमारे पास ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, उसमें उसका ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई बैठा है। ओके, ऐसे ही कंपनीज एक्ट और बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कुछ नई चीज आई है। सर क्या ऊपर चेंजेस हुए हैं? नहीं, ये बस अमेंडमेंट आई है। ये अमेंडमेंट है, पहले बहुत सारे एक्ट्स होते थे, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ऐसे 3-4 एक्ट्स को हटाकर एक सिंगल कोड ऑन वेजेस 2019 में ला दिया गया।
ये हमारे लिए नया है। अगर कोई ओल्ड सिलेबस से आ रहा है तो आपके लिए ये डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस तो वैसे कंपनीज एक्ट में भी है, पर बताऊंगा अभी आगे चल के बात करेंगे। अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे एक मूवी शुरू होती है तो आपको बताया जाता है ये हीरो है, ये हीरोइन है, बस बस। अभी आगे फिल्म चलेगी। अब बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? जैसे आपके पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी मम्मी आपके पापा को बहुत बढ़िया बच्चा लगता है, और वो आपसे उसको कंपेयर करते रहे, उसको देख कितना अच्छा है, पढ़ता रहता है, पता है, पढ़ती रहती है, पता है, उसने अपने स्कूल में टॉप किया है। जब भी मिलो हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। यार ये पता नहीं हर एक के पड़ोस में ऐसा कहाँ से आ गया है। तो ऐसे ही एथिक्स होते हैं। एथिक्स का मतलब वही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट बिजनेस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम लोग पढ़ें। ओके, जैसे कि आपने सुना होगा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। चलो अच्छा, चलो एक छोटी सी बात बताते हैं कि भाई आप बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हो। देखो सिर्फ बुक की बात है, दिल पे मत लगा। ठीक है, एक सामने एक टेंडर मिल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपको वो बंदा कहता है कि 50,000 रुपये मुझे दे दो, आप ले लो। कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपको दे देंगे, 50,000 रुपये रिश्वत लगेगी। आपको सर ऑनेस्टी पे रहना है सर, आपको इंटीग्रिटी पे रहना है सर, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये सब पे बात रखनी है सर, और आपको रिश्वत नहीं देनी है। 10 लाख का क्या, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो आपसे पैसे मांग रहा हो, रिश्वत मत देना सर। ऐसा हम किताबों में पढ़ेंगे, ऐसा हम बुक्स में पढ़ेंगे। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? हाँ, जैसे तुम लोगों ने सबने वो सुना है, क्या कहते हैं उसको, वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अरे ना भाई ना, ऐसा कुछ मत कर दियो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये होता है कि आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हो। अच्छा देखो, ऐसा समझो, क्या होता है ना यार, कभी ना कभी हम फेल होते हैं। तो जब हम फेल होते हैं तो हमारे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और हमारे को लगता है कि अब तो मैं इसको करके दिखा दूँ। होता है, छोटी उम्र है तुम्हारी अभी, अभी ब्रेकअप होगा तुम सोचोगे इंतकाम ले लूँगा। अबे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस। उन इमोशंस को कंट्रोल करने की जो बात है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये भी सिखाया जाएगा। हाँ, हाँ। बॉस ने तुम्हारे पे गुस्सा कर दिया तो क्या उस जाके उसको थप्पड़ मार दोगे? नहीं, नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है ना? किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, आपका आर्गुमेंट हो गया, शाम को इकट्ठे बैठे होते हो, क्यों? हुँ, सर दोस्त है मेरा, कोई बात नहीं। वहाँ तो गुस्सा नहीं आया आपको। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी ही बातें करेंगे। सर आप बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल नहीं देते, बड़े एग्ज़ाम्पल देने की फ़ेवर में ही नहीं होता। ऐसा क्या? अब बताना शुरू करता हूँ चैप्टर्स में क्या-क्या है। कमर्शियल लॉ में जैसे ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ जो पुराने वाले सिलेबस में नहीं था। इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। देखो, हम लोग कभी भी अगर बात करें तो हर एक लॉ कहाँ से बनता है, या अगर हम लोग बात करें जितनी रिवर्स हैं कहाँ से आती हैं? सर हिमालय से, ठीक है। ऐसे ही हर एक लॉ को बनाने के लिए जो मेन पावर है वो आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इससे हमारे को फंडामेंटल राइट्स भी मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, हाँ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, है ना? होता है ना, वोट देने जाते हो, हाँ, आप किसी के साथ घूम रहे हो, आप किसी के साथ आराम से घूम रहे हो, हाँ, बिल्कुल एक चक्कर काट रहे हो इधर से उधर, हाथ में हाथ डाले, हाँ 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 सर बहुत बढ़िया लगता है सर। सामने से पुलिस ने रोक लिया, हाँ भाई कहाँ से, तुम दोनों कौन हो, अपने अपने नंबर लिखो। नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आप किस कैपेसिटी में मुझे रोक रहे हैं पहले बता दीजिए सर, है ना? भाई मेरी जिंदगी है, मैं अपने आप जिस मर्जी के साथ जीऊँ, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, मुझे ये बताओ पहले, आप नहीं रोक सकते हो ऐसे। ओके, जैसे कि देखो अभी आपको पता चला कि कैटरीना कैफ की शादी हो गई, आलिया भट्ट की शादी हो गई, है ना? तो मैंने तो विकी कौशल को लिख दिया, मैंने कहा यार आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने कहा यार तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रहा था क्या? तो ये क्या हो रहा है? ये आपको राइट्स मिले हुए हैं। आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो तो उस बारे में बोल सकते हो। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसी ही बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। मिनिस्ट्रीज़ क्या है? आपके यहाँ पर जो जैसे आपने देखा कोर्ट में केस हो जाता है, वो कहता है ना आई विल सी यू इन कोर्ट, कोर्ट में देख लूँगा तुझे। मैंने कहा हाँ, देख लियो भाई कोई बात नहीं। अब इंडिया में ये कोर्ट केसेस के ऊपर इतने ज़्यादा कोर्ट केसेस हो गए हैं कि जुडिशरी इज़ अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो डेटा है लगभग सुप्रीम कोर्ट के पास भी लेटेस्ट डेटा पता नहीं मुझे अभी कितना हो गया होगा, पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 करोड़ केसेस के आसपास इंडिया में हो गए होंगे। 5 करोड़ केसेस।
इतने हो जाने चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, देख लेंगे एक बार, अभी जब आगे चलेंगे डेटा को रिकॉल कर लेंगे। अब अगली बात क्या आती है कि अब उन्होंने कहा यार कोर्ट्स पे तो काम इतना ज़्यादा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रात को 3-3 बजे तक बैठकर काम कर। उन्होंने कहा भाई अब लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म होना चाहिए। मान लो क्लास में 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, दोनों कोर्ट चले जाएँगे क्या? नहीं, मैं सुलह करूँगा। मैं कहूँगा अरे नहीं-नहीं लड़ाई-वड़ाई मत करो, इधर आओ मेरे पास आओ। मैं बैठ के सेटलमेंट करवा दूँ। बेटा लड़ाई नहीं करते। क्या हुआ था अच्छा तू मेरे को बता। तो ऐसा ही एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन प्रोसेस लॉ में भी है। वो क्या है, कैसे है, इस बारे में पढ़ेंगे। छोटी-छोटी लीगल टर्म्स हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सर कमर्शियल लॉ का पहला चैप्टर है ये। हाँ, कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स का है, इंडस्ट्रियल लॉ 15, कॉर्पोरेट लॉ इज़ फॉर 40 मार्क्स और ये बिज़नेस एथिक्स 15। एथिक्स पहले वाले पेपरों में 10 नंबर का होता था, इंडस्ट्रियल लॉ ज़्यादा नंबर का होता था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आपसे बात कर रहा था फंडामेंटल लॉ, सोर्सेज़ ऑफ राइट, प्राइमरी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। जैसे हम लोग बात करते हैं कि लॉ बनता कैसे है? आपके घर में किसी न किसी की शादी हुई। हाँ, चलो मान लेते हैं भाई ऐसे किसी की शादी हुई, ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है? लेट अस सपोज़ कि लव मैरिज है। लव मैरिज है। लव मैरिज के केसेज़ इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 से 6% है, बाकी अरेंज मैरेजेज़ होती हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक लव मैरिज है, पहले क्या होगा? सर पहले यहाँ पर मतलब एक इन दोनों के बीच में एक प्रपोज़ल हुआ होगा सर, बस ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले एक बिल प्रपोज़ किया जाता है इन बोथ हाउसेज़ ऑफ पार्लियामेंट। दोनों के बीच में बात होती है कि हाँ भाई ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेट्स गेट मैरिड। बिल प्रपोज़ किया जाता है कहाँ? बोथ हाउसेज़ ऑफ पार्लियामेंट। अब डिपेंडिंग अपॉन बिल के ऊपर डिपेंड करता है। एल माने लड़का, लड़का माने लोअर हाउस। तो पहले ये बिल कहाँ जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में जाता है, वही लड़का जाकर अपने घर पे बताएगा ऐसे-ऐसे है, मैंने लड़की देखी है, मुझे पसंद है। तो ठीक है, बिल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर होगा, उसकी डिस्कशन होगी और उसके बाद उस बिल को लोकसभा में पास कर दिया जाए। अब ये बिल जाता है आगे क्योंकि लड़की को ही कहा जाता है, आपकी लड़की वहाँ जाकर राज करेगी, लड़कों को कोई नहीं कहता, तुम्हारे तो एकदम सुख, शांति, उन्नति के योग हैं शादी के। ठीक है, तो आगे कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। वहाँ पर भी यही होता है, लड़की के घर में पता चलेगा, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और अगर किस्मत अच्छी रही, तो बिल क्या हो जाएगा? यहाँ भी पास हो जाएगा। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब बस कुछ नहीं, पंडित जी को बुलाया जाएगा, अप्रूवल लिया जाएगा, यहाँ पर प्रेज़िडेंट का अप्रूवल आता है और उसके बाद बस ठीक है, नोटिफ़िकेशन इन ऑफिशियल गज़ेट यानी कि कार्ड छप जाएगा। अब आप कार्ड छपवाइए, ना छपवाइए, पर पूरी दुनिया को अब आप ये बता देते हो कि हाँ भाई, ब्याही गई है कुड़ी। ठीक है? तो ऐसे ही एक लॉ को बनाने का प्रोसेस होता है, चाहे कोई जीएसटी का एक्ट है, चाहे इनकम टैक्स में कुछ है, ठीक है? कोई भी एक्ट आप किसी भी तरीके का बना रहे हो, तो ये क्या होता है? प्रोसेस है, किस तरीके से लॉ बनता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, बट ये तो सिर्फ़ एक फ्रेमवर्क है, ऊपर-ऊपर से बताने वाली बात है। न जाने कितने घंटों की बात इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं, बट इतनी ही देर में कैसे हो सकता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिन लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर से बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपने घर पे बैठे होते हो, पढ़ रहे होते हो, अगर आप एक कॉलोनी में रहते हो तो आवाज़ आती है आलू ले ले आलू, तो वो क्या हो रहा है? सामने से एक ऑफ़र आ रहा है। फटाफट से आप उठकर जाते हैं, आलू वाले भैया आलू कैसे दिए? बहन जी ₹30 किलो, भैया ₹30 ₹30। आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस। भैया आलू सही तो है ना? खराब तो नहीं निकलेंगे? नहीं, नहीं बिल्कुल सही है जी, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। देख लो, तुमने पिछली बार दिए थे खराब निकले थे, अब आप उसे बदले में पैसे दे देते हो। प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट। ये सेम चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी क्लासरूम के अंदर, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले एग्ज़ाम। ऑफ़र या प्रपोज़ल सुनकर वही काम आता है, तुम्हारे को याद आता होगा वो 11th-12th की चीज़ें। अभी एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट के बाद जैसे लीगल एनफोर्सेबिलिटी डालते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, अब अगर और बड़ा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो ऐसा समझो कि भई गूगल ने मेरे को अप्रोच किया, थोड़ी-सी फेंक रहा हूँ, लपेट लेना। गूगल ने मेरे को अप्रोच किया कि आप हमारे लिए पढ़ाएँगे? मैंने कहा, "अरे वाह भाई वाह!" गूगल ने ऑफ़र दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या बन गया? प्रॉमिस। मैंने गूगल से फिर बैठकर बात हुई होगी, क्या मैंने कहा कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाना है? कह रहा ठीक है, लॉ पढ़ाना है, ओएमएसएम पढ़ाना है, ठीक है।
अब ये प्रॉमिस हुआ, बीच में फिर पैसे तय हो गए कि सर आप पैसे कितने लोगे? मैंने कहा पैसे दे देना। फिर कंसिडरेशन, फिर एग्रीमेंट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सही तरीके का, जो आपको समझ में भी आता है। पर क्या सर हम लोग कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा मैंने मुन्ना भाई को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कोई एक बंदा है, एक मेरा दोस्त जैसे जुगनू है, जुगनू को उठा ले, है ना? तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? सर इल्लीगल कंसिडरेशन, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये काम नहीं हो सकते। ठीक है? ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपने पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी मैं फिर से पढ़ाऊँगा। अब आजकल क्या हो रहा है, चीज़ें हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक। पहले होता था भाई ठीक है, आपको कहीं जाना है पढ़ाने, ना, ना, आज आप सर आप अपने यहीं पे बैठो, आपको हम लोग यहीं से बैठे-बैठे पढ़ लेंगे। यस, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आगे चलते हैं, ये सारी बातें। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टर्म आई मीन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट था तो पर खत्म हो गया सर, अब खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? या मैंने गूगल के यहाँ पढ़ा दिया, उससे पैसे ले लिए, हिसाब बराबर हो गया, डिस्चार्ज। टर्मिनेशन, बीच में ही गूगल से लड़ाई होगी। गूगल कहता है नमस्ते, आदाब, राम राम, नहीं करना है मेरे को तुम्हारे यहाँ काम। मैंने कहा तू भी पैसे दे, हिसाब कर, चल अपना। टर्मिनेशन। ओके। अब मान लो मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, गूगल भी कहता है कि सर आप हमारे सेंटर पर आकर पढ़ाओ, बट प्रॉब्लम इज बीच में कोरोना आ जाता है, तो क्या हो गया? इम्पॉसिबिलिटी एंड फोर्स मेजर। सर मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, गूगल भी सेंटर खोलकर बैठा है, बट पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? फोर्स मेजर। दोनों पार्टीज के कंट्रोल के बाहर है सर, जैसे वॉइड हो जाता था। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। अब ये सारी चीजें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको टेंडर कैसे मिलता है, ठीक है, इंडेमनिटी गारंटी क्या होती है, बेलमेंट एंड प्लेस क्या होते हैं, लॉज ऑफ एजेंसी क्या होती है। सर आई मीन इंडेमनिटी क्या होती है? टू कंपनसेट। इंश्योरेंस करवाया आपने अपना? नहीं तो बेचने आए हो? अरे नहीं यार। इंश्योरेंस के अंदर मैं बड़ी एक सिंपल सी बात आपको बता, देखो, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कहती है तुम मुझे प्रीमियम दो, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं देखूंगी। फिर वन पार्टी प्रोमिसेस अनदर पार्टी टू कंपनसेट। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि ठीक है भाई, हम आपको कंपनसेट करेंगे अगर गड़बड़ हो गई तो बस। इन केस ऑफ लॉस टू वन पार्टी दे विल कंपनसेट। इसी को इंडेमनिटी कहते हैं, इसी को इंश्योरेंस कहते हैं, इसी को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, ऐसा कुछ हम रिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत आसान है। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता है किसी भी एक इंसान को एक चीज देना और पर्पस कंप्लीट होने पे वापस ले लेना। जैसे कि आपने वो 5 स्टार की एड देखी होगी, है ना? पिताजी की पतलून 2 बिलान छोटी कर दो। तो उसने पैंट दी, या फिर आप ऐसा समझो आपने अपने शूज़ दिए पॉलिश होने के लिए, बस। शूज़ दिए भाई वहाँ पे पॉलिश होने के लिए, अब वो जो कॉबलर है, जो मोची है, वो रख के थोड़ी बैठ जाएगा, पॉलिश करके वापस कर देगा। कपड़े ड्राई क्लीन पर देना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दीज़ ऑल आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ बेलमेंट। किसी को कोई भी चीज़ दी, पर्पस कंप्लीट होने पे वापस ले ली। ओके, उसके बाद आता है एजेंसी, प्रिंसिपल, एजेंट का रिलेशनशिप, ये सारी बातें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आप कहीं पर भी जाते हो सर, कोई भी चीज़ को खरीदते हो, बेचते हो, तो वहाँ पर 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक बायर और एक सेलर। अब इसमें हम लोग ये सारी बातें करेंगे कि बायर है, सेलर है, अब ये भाई इतना सारा सामान लेकर आया है ना? अब ये सारा सामान इसका कब हो जाएगा सर? जब ये इसको पेमेंट कर देगा, बस सिंपल सी बात। अब अगर इसे ये सामान लेकर चला गया और सेलर को पेमेंट नहीं करी तो सर गेट पे ही रोक लेंगे इसे, है ना? ये सामान लेकर अपने घर जा चुका है, या सामान अभी रास्ते में है, डिलीवरी के रास्ते में है, तो क्या करेंगे? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ऑक्शन सेल्स, ऑक्शन सेल्स क्या होती है? नीलामी। कहाँ पे देखी है नीलामी? वेलकम मूवी में देखी होगी, अक्षय कुमार पेंटिंग की बोली लगा रहा होता है। किसी ने बहुत पुरानी मूवी देखी होगी तो उसने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, ओम जय जगदीश, वहां देखी होगी, है ना? भाई 5 लाख एक, 5 लाख दो, 5 लाख तीन, बस यही तो ऑक्शन सेल है। ओके, बिक गया 61 लाख रुपीज में, सेक्शन नंबर 61। सेक्शन भी याद हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम पर आप लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हो, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमने पढ़ा है सर, वो क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भेजते हैं, वो डिसऑनर हो जाता है, ये आपने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। लॉ में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, प्रोमिसरी नोट भी होता है, आपका चेक भी होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं।
अच्छा, अब ये काम कैसे करती हैं, एक्सेप्ट कौन करेगा, साइन कौन करेगा, किसकी क्या लायबिलिटी होगी। आप अपना भाई बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बनाया, आपने मेरे से एक्सेप्ट करवाया, मैंने उस पे साइन करके दे दिया, ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक। ठीक है, आपने उसको डिस्काउंट करा लिया, बाद में वो क्या हुआ, आपने डिस्काउंट करा लिया कि भाई ठीक है 2 महीने बाद पैसे आएँगे सर के यहाँ से, तो अभी इसको डिस्काउंट कर दे। वो चेक हो गया फेल, चेक हो गया फेल। हाँ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी चेक तो नहीं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया फेल। अब क्या होगा? सर जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। यस, ये चेक अगर आपको किसी भी इंसान ने दिया है और वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो क्या होगा? सर जेल जाएगा वो आदमी। क्यों? किसी ने आपको अगर चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया, तो आप उससे पैसे कैसे निकलवा सकते हो? यहाँ पढ़ेंगे। ऐसा क्या? थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? नहीं लग रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताना, इंटरेस्टिंग अभी भी नहीं लग रहा है। पार्टनरशिप के अंदर बात करते हैं कि किस तरीके से 2 लोग इकट्ठे आ गए। एक का नाम क्या है? एक का इसका नाम रख लेते हैं, चलो इसका नाम क्या रखें? इसका नाम रखते हैं छोटा भीम। छोटा भीम नहीं है ये तो, इसका नाम रख लेते हैं मोटू और इसका नाम रख लेते हैं पतलू। मोटू और पतलू ने मिलकर पार्टनरशिप करी, दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? बिज़नेस करने वाले। बिज़नेस क्या करेंगे सर? चाय बेचेंगे। चाय वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं भाई, 100-100 करोड़ रुपए के बिज़नेस बना लिए। कहता हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? चाय का बिज़नेस करेंगे। तो बस पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में और भी कोई पार्टनर आएगा तो क्या होगा? ठीक है, कोई पार्टनर चला गया, बीच में यहाँ से एक और आ जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जलेबी। जलेबी कहती है कि मुझे भी पार्टनरशिप करनी है तुम दो। अब यहाँ पे एक और इनका दोस्त है, ठीक है? ये कौन है? इसका नाम है चलो कालिया। अरे ओ कालिया, कितने अरे वो सांबा, ठीक है? कालिया है, ये भी आना चाहता है। इतने में यहाँ पर एक सांबा है। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। सांबा कहता है ये दोनों आएँगे तो मैं चला जाऊँगा। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, एक्सपल्शन, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे और ये भी देखेंगे कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप से एलएलपी अलग कैसे है। नॉर्मल पार्टनरशिप में एक आसान लाइन में बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी और यहाँ पर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। पहला एक छोटा-सा डिफरेंस यही समझ। ओके, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं बट मैं एक चीज़ एश्योर कर देता हूँ भाई, मज़ा बहुत आने वाला है। डिफिकल्ट कुछ नहीं लगेगा। जिस दिन नहीं समझ में आएगा उसी टाइम अपने फ़ोन से इमेज क्लिक करना और इमीडिएटली मेरे नंबर पर, मेरा पर्सनल नंबर फर्स्ट क्लास में मिल जाएगा। मेरे नंबर पर वहीं पर भेज देना कि सर नहीं आया समझ। मैं दोबारा समझाऊँगा। फिर भी नहीं आया समझ तो शाम को हम कॉल पे बात करें। हाँ, एवरीडे 1 घंटा सब स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व किया हुआ है, जिसमें सबके डाउट्स का नंबर आ जाता है। चाहे मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़े। फिर भी नहीं आया समझ, वो लेक्चर तक रिप्लेस कर दिया। बुलाओ मत यार, मेरे यहाँ गलत नहीं होता स्टूडेंट्स के साथ। अब आता है इंडस्ट्रियल लॉज़। इंडस्ट्रियल लॉ, हाँ, इंडस्ट्रियल लॉ का फंडा अपना अलग है। आपके यहाँ पर सर बहुत सारे लोग काम करते हैं। हाँ, इनको पैसे मिलने चाहिए, इनको पेमेंट मिलनी चाहिए, जिसको आप वेजेस कहते हो। अब ये पेमेंट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, सारी बातें। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलना चाहिए। होता है ना, टैक्सेशन में पढ़ते हो इस चीज़ को? नहीं पढ़ते तो आगे चल के पढ़ें। थोड़ा-सा आपकी कमाई का हिस्सा हर महीने आप थोड़ा-सा पैसा डालोगे, थोड़ा-सा एम्प्लॉयर डालेगा और जमा होता रहेगा आपके बुढ़ापे के। ये जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेना। ऐसे ही ये ग्रेच्युटी होती है, नाम तो सबने सुने होंगे। ये क्या होता है? और ईएसआई जो मैंने पहले भी बताया, ईएसआई एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस, सस्ता इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। हर महीने इन लोगों की सैलरी में से थोड़े-थोड़े पैसे कटते रहेंगे और वो इंश्योरेंस मिल जाएगा। जिस इंश्योरेंस के अंदर इनका एक ईएसआई कार्ड बनता है, पूरी फैमिली कवर्ड होती है, कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ती है ईएसआई हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा। ओके, कोड ऑन वेजेस, ईएसआई, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारी बातें इंडस्ट्रियल लॉ में। ठीक है, ठीक है? आगे लेकर चलता हूँ। अब आता है हमारा अपना कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में क्या है सर? सारी चीज़ें। देखो जैसे क्या है, हम लोग वो पढ़ते हैं ना भगवत गीता, उसमें लिखा हुआ है इंसान के जन्म से लेके मरने तक का सारा सिस्टम जो है हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है।
तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं एक कंपनी के बारे में, ठीक है, तो उस कंपनी का इंट्रोडक्शन जब वो आएगी, अब कंपनी बनेगी कैसे, फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है, कंपनी आगे चलेगी कैसे, मैनेजमेंट कैसे होगी, और कल को बंद कैसे होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट। भाई हम सब लोग एक दिन पैदा हुए, ठीक है, अब चल रहे हैं, और आगे एक दिन ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा भाई, बाय बाय हो जाएगी जिंदगी को। फॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड देन वाइंडिंग अप। कंपनी को लेकर ये सारी बातें कौन बताता है हमारे को, कंपनीज एक्ट 2013, मेजर प्लेयर आपके सिलेबस, मेजर प्लेयर, सुपर मेजर। ओके, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तो ये मैनेजमेंट कैसे होता है सर, कंपनी चलती कैसे है। चलो मुझे एक छोटी सी बात बता, एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो शेयर होल्डर्स हैं। हमने क्या पढ़ा है आज तक कि सर शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, ओके, और शेयर होल्डर्स क्या है, आप कहते हो शेयर होल्डर्स ओनर्स है, दो तरीके के हैं, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। और यहाँ पर ठीक है, अब मैं ओनर तो हूँ भाई, मेरी दुकान है, मैं वहां पर जाकर बैठ जाता हूँ, मेरा ये इंस्टीट्यूट है भाई, मैं यहाँ पर आता हूँ, पढ़ाता हूँ। बट क्या ऐसे ही मैं जिस कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, क्या मैं वहां पर चला जाऊं, किसके शेयर होल्डर हो आप, रिलायंस के, इन्फोसिस के, टाटा के, चला जाऊं मैं वहां पे और बोलूं, मैं कहा यार कल से मैं भी आऊंगा। वो क्या कहो, "ओए, तू कौन है"। मैं कहा पहचाना नहीं, पाँव छू, कह रहा कौन, क्या मालिक, कह रहा मालिक, कह रहा हमें तो नहीं पता आपके बारे में। मैंने कहा एक तो ढंग से बोला कर मेरे से, मैं कहा शेयर होल्डर हूं मैं। कह रहा ओ भाई तू अपने घर ही रह, कंपनी हम चला लेंगे। मैं कहा तू कौन, कहता है डायरेक्टर। कह रहा यहाँ पर कंपनी के केस में सर डायरेक्टर चलाते हैं, आप अपने घर बैठे रहो, आप मालिक हो गए, अपने घर पे रहो। टू फोल्ड सिस्टम है ना सर, मालिक अपना घर पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी तो हम लोग चला ही लेंगे, आपसे सिर्फ पैसा लिया हुआ है, आपको ये नहीं बोला कि हमारे आगे बैठ जाओ। तो चला गया एक दिन, मेरे ऑफिस का प्रिंटर खराब हो गया, मैं रिलायंस के ऑफिस में गया, अगर ये प्रिंटर दे दे मेरे को। कह रहा एक मिनट आप कौन, यार अभी तो आया था। मैं कहा मालिक पहुंचू, कह रहा भाग जा यहाँ से, कह रहा क्या है, पानी, मैंने कहा यार पानी क्या, मैंने कहा प्रिंटर दे दे, मेरा प्रिंटर खराब हो गया। कह रहा तो, मैंने कहा मालिक हूं मैं तो, ऑफिस भी मेरा हुआ सारा का सारा। मैंने कहा तो प्रिंटर दे देना यहाँ से, तुम अपना नया ले लेना। कह रहा यहाँ से जा, शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं होता है कंपनी की प्रॉपर्टी पे, बढ़ाया प्रिंटर दे दो, थोड़े दिन में कहेगा ये बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा भी मेरे को दे दो। कह रहा तुम अपने घर पे रहो यार, तुम्हारा हमारे डे टू डे अफेयर्स में कोई मतलब नहीं है तुम्हारे को। मैंने कहा अच्छा, कह रहा डे टू डे अफेयर्स हम खुद देखेंगे, साल के आखिरी में आ जाना। ओके, साल के आखिरी में आ जाना, बैठकर मीटिंग करेंगे, देखेंगे फिर कंपनी पे हमने क्या कराया क्या नहीं, उसके बीच में इंटरफेयर मत करो तुम लोग, कुछ गलत कर हो रहा होगा तो हम बता देंगे। ये सारी की सारी बातें, ठीक है, जैसे स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, आपके इन्वेस्टर्स यानी कि पेरेंट्स मिलते थे उन लोगों को जो आपको डे टू डे अफेयर्स पे मैनेज कर रहे हैं, यानी कि आपके टीचर्स। हाँ, तो बस ऐसी ही तो जनरल मीटिंग होती है। अब ऐसे ही हम लोग बात करेंगे जो नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, केएमपी, ये कुछ नया है जो पहले देखने को नहीं मिलता। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगली बात पर आते हैं। अब आता है बिजनेस एथिक्स का मामला। बिजनेस एथिक्स, जी हाँ, एथिक्स क्या है, एथिक्स होता क्या है। एथिक्स का मतलब होता है वो चीजें जो आपको ये बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, और ये बेसिक फंडा ये पहले भी था, अभी भी है। बट यहाँ पर जो नई चीज देखने को मिली है, दैट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन में बहकर काम नहीं करना, है ना। तुमने देखा किसी को, सर वैसे तो अपन रहते हैं सख्ती से, पर पिघल गए, और पिघल गए इतने ज्यादा कि भाई जीने मरने की बातें कर ली तुमने वहां पर, जीने मरने की तुमने बातें कर ली, बेबी मैं तुम्हारे अलावा मतलब मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी, है ना। बाद में क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एथिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है, बाद में पता चलता है कि भाई तुम अपने रास्ते हो, अपने रास्ते, अब क्या है ना। तो क्या होता है, इमोशनल कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है जिंदगी। अब हम लोग ये तो बात करेंगे, बट हम लोग बेसिक एथिक्स की बात भी करेंगे कि अगर बिजनेस करना है, एक कंपनी है वो क्या करती है, चोरी का माल खरीदती है और बाजार में बेचती है। ओके, आप क्या करते हो सर, आपकी एक दुकान है,
क्या बेचते हो आप? सर मैं बेचता हूँ अपनी शॉप पर, मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, एक फ़ोन। फ़ोन आपको मार्केट में आता है, कोई भी ब्रांड ले लो, कोई भी ब्रांड, ठीक है? 20,000 का आपको आता है और आप आगे सेल करते हो 22,000 का या 25,000। इधर से मेरी दुकान है बराबर में, ठीक है? मैं भी फ़ोन सेल करता हूँ, पर मेरे पास जो फ़ोन आता है वो चोरी का है। मेरे को वो मिलता है 5,000 रुपए का और मैं आगे बेच देता हूँ उसको 15 के 15,000 रुपए में मैं सेल कर देता हूँ। अब एक बात बताओ, चाहते हुए भी क्या आप मुझसे कम्पीट कर सकते हो? नहीं। सर आपने तो चोरी का सामान खरीदा है सर, एक दिन जेल जाओगे आप। तो ये क्या है? ऑनेस्टी। आप बीइंग एज़ एन आपको भाई एम्प्लॉयर होते हुए फाइनेंस में, ट्रेडिंग में, अब आपको पता चलता है कि एक प्रोडक्ट है जो डुप्लीकेट है। मार्केट में आता है प्यूमा, आप कहते हो, आपके पास एक इंसान आता है, कह रहा है भैया प्यूमा ही दे दूँगा पर फर्स्ट कॉपी, किसी को पता नहीं चलेगा। आप बेचो ना आराम से, क्या पता चल रहा है? आपने उठाकर डुप्लीकेट सेल करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये क्या है? अनएथिकल है। सामने वाले के साथ फ्रॉड हो रहा है सर, उसको पता भी नहीं है। वो प्यूमा सोच के मँगा रहा है, घर पे जब आ रहा है तो पूमा मिल रहा है, ऊपर से रिटर्न भी नहीं कर सकता है। उसने मँगाया एडिडास, घर पे निकला एडिबास, रीबॉक ना सही तो रीबोके ही सही। ये क्या हो रहा है? दीज़ आर नॉट एथिकल प्रैक्टिसेस। बिज़नेस को करा जाए, सही तरीके से करा जाए, वही बात। यार अब यही बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं? कैसे काम करते हैं? अब ऐसा समझो कि एक कंपनी है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसको पीने से सब लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। पर फिर भी हम लोग बिंदास पी रहे हैं और मार्केट में बिक रहा है ना? ठंडा, ठंडा। तो अब ये क्या हो रहा है? एथिकल काम है ये? नहीं। हड्डियाँ गल जाती हैं सर सारी की सारी इससे, ओके। हड्डियाँ सारी की सारी गल जाती हैं। ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट में है, सुनने में भी आ रहा है। कंपनी बेच भी रही है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो क्या वो कंपनी एथिकल कर रही है? नहीं सर, गलत सामान बेच रही है सर मार्केट में। अगला आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस बारे में मैंने आपको बता दिया कि इमोशंस पे कंट्रोल करके रखें, ठीक है? इंतकाम इंतकाम नहीं लेने जाएँगे किसी से। जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया, 2 लोग आपस में मिले भाई, मीटिंग हुई, ठीक है? मीटिंग हुई, चलो मान लेते हैं जैसे इन लोगों ने एक किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। ये भाई साहब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगा पर 50,000 रुपए मुझे दे देना। ये जॉब तुम्हारी हुई समझो, नौकरी तुम्हारी हुई पर 50,000 रुपए मुझे दे देना। आपको न जाने कितने सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि ठीक है, अच्छा तुम नौकरी ढूँढ रहे हो क्या? मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देता हूँ। क्या ये एथिकल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन पकड़े गए काम तो हमारा खराब होगा, उसका क्या है वो पता नहीं, आज कहाँ कल कहाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त बाज़ार में। किसी को ऐसे पैसे मत दे देना, अनएथिकल काम। ओके, ठीक है? उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। ये तो वैसे भी ऊपर-ऊपर से सिर्फ़ हमने बातें ही करी हैं, कौन-सी पढ़ाई करी है। अलोंग विथ दैट देखो, पढ़ाई कैसे भी करो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा इसे पूरा करके जाना। अगर आपने इसे पूरा कर लिया है, 100% कर लिया है, तो कोई फ़र्क नहीं। आने दो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक स्टूडेंट के साथ अगर कभी प्रॉब्लम आती है, सिर्फ़ 2 एस्पेक्ट में आती है। पहली आती है कंटेंट को लेकर कि उसने क्वेश्चन देखा और उसे नहीं आता। हुआ है ये कभी पेपर में? आज से पहले कभी पेपर दिया होगा, आपने क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता, आपको पता नहीं क्या लिखना है इसके अंदर, तो कंटेंट की प्रॉब्लम है। ओके, कंटेंट अगर सही है तो ऑटोमैटिकली रिविज़न भी सही हो जाएगी। और ये रिविज़न की प्रॉब्लम होती है जब आप पेपर में बैठते हो पर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो यार कि मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या पढ़ा था, मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा। और तीसरी प्रॉब्लम आती है प्रेज़ेंटेशन की, कि आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ाई तो सारी कर ली, क्लासेस तो सारी अटेंड कर ली, पर आपको अल्टीमेटली पता ही नहीं है कि आंसर लिखना कैसे है, क्वेश्चन आएगा कैसे? हाँ, तो 100% मॉड्यूल कवरेज, अपार्ट फ्रॉम दैट डाउट सेशन तो मैंने बता दिया कि आप लोग मान सकते हैं मंडे टू फ्राइडे लगभग रोज़ ही मुझसे बात कर सकते हैं, जब चाहो। व्हाट्सएप तो 24 घंटे चालू रहता है। अब अगली बात पर अगर हम लोग प्रेज़ेंटेशन की बात करते हैं तो 2 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, इतना कर लोगे तो काफ़ी है। यहाँ पे मॉड्यूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ दैट मीन्स इंक्लूडिंग एवरी इलस्ट्रेशन एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो मॉड्यूल पूरा और ये दिस इज़ गोल्डन रूल फॉर क्रैकिंग एनी ऑफ द सीएमए एग्ज़ाम। चाहे आप इंटर पे हैं, फाइनल पे हैं, कभी भी फँस जाओ तो इन चीज़ों को कर लेना। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो इन्हीं चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ भी पूछना है, देखो चाहे मेरे से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बट एक बात को समझ लेना कि ये ज़रूर करना। 2 के 3 इयर्स हो जाएँ, कोई बात नहीं।
सर हमारा न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो। मेरे दोस्त एक छोटी सी बात को समझ लेना, आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना, ये एक्ट तो वहीं का वहीं है। पुराने वाले स्टूडेंट्स भी पुराने सिलेबस में यही पढ़ रहे थे, आप भी नए सिलेबस में आ गए हो, ये पढ़ रहे हो, हार्डली ही डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है पूरा सिलेबस चेंज हो गया। तो क्वेश्चंस वही रहते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं, ठीक है। सिलेबस चेंज हो जाने से लॉ थोड़ी बदल जाएगा। आप ऐसी बात कर रहे हो कि आपने कहा कि सर मेरा सिलेबस चेंज हो गया है, अब से रेड लाइट पे चलना शुरू कर दें। नहीं यार, सिलेबस चेंज हो गया है, इट डज नॉट मीन कि रेड लाइट पे चलने लग जाओगे, ग्रीन लाइट पे रुक जाओगे। लॉ जो है वो तो वही रहेगा, ठीक है। ओके, इसी के अलावा अगर कुछ भी हो आपके माइंड में, कुछ पूछना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तब तक के लिए चलिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो यू आर प्लीज फील फ्री टू आस्क। के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू वेरी सून।